ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन तथा न्याय व्यवस्था दोनों कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये भी लगता है कि न्याय का जो अप्रोच है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। आपको नहीं लगता कि इस पूरे अप्रोच को एक सकारात्मक दिशा देने की ज़रूरत है? अगर हम कहें कि आप सही कह रहे हैं तो शायद इसका और कोई उत्तर नहीं हो सकता। हम आपकी बात से सहमत हैं। आप प्रश्न पूछ रहे हैं इसलिए कुछ बोलना जरूरी है कि न्याय व्यवस्था की सोच ऋणात्मक क्यों है, नेगेटिव क्यों है। भ्रष्टाचार उन्मूलन के बारे में वाकई में हम चिंतित हैं या ये हमारी ऊपरी चिंता है? क्या न्याय व्यवस्था भी इसके बारे में उतनी ही चिंतित है जितनी आप दिख रहे हैं या हम दिख रहे हैं? क्या जो सोच रहे हैं वो इस दिशा में कार्य कर रहे हैं या सिर्फ चर्चा कर रहे हैं? क्या न्याय व्यवस्था अपने आप में स्वतंत्र है या संसद के द्वारा संचालित है? क्या संसद जनता के द्वारा चुनी हुई नहीं है? तो शुरुआत कहां से हो और अंत कहां पे हो भ्रष्टाचार का? ये प्रश्न सामने आते हैं। आज की दिशा में देखें तो जहां तक न्याय व्यवस्था है, तो जो अंग्रेजों ने न्याय व्यवस्था लाए थे उसी को कमोबेश हमने मॉडिफाई करके या उसको थोड़ा सा परिवर्तित करके उसी रूप में मान लिया है। उसको संसद से मंजूरी दिला दी। जो संविधान है वो आज अगर बनाया जाए तो शायद 2-2.5 दिन में बन जाएगा, क्योंकि बहुत सारी जगह आपने काटा छांटा और एक जगह जोड़ दिया। तो जिस संविधान से न्याय व्यवस्था को ताकत मिलती है, जिस संविधान से हम वोट देते हैं, वो संविधान भी जनता के द्वारा स्वीकृत नहीं हुआ है सीधे सीधे तरीके से। जनता में कोई वोटिंग नहीं हुई कि ये संविधान हम मानते हैं। उस संविधान के तहत चुनाव हुए और उन चुने हुए लोगों ने संविधान की कसम खा के बात खत्म कर दी। और उसी संविधान से न्याय व्यवस्था को ताकत मिलती है। प्राइम मिनिस्टर भी न्याय व्यवस्था के अधीन है। केवल राष्ट्रपति को छोड़ के सारे लोग न्याय व्यवस्था से डरते हैं। जब ऐसी स्थिति हो कि सिर्फ राष्ट्रपति को छूट हो और वो कुछ करने में सक्षम ना हो न्याय व्यवस्था में परिवर्तित या उसका मंथली या ईयरली रिव्यू करने में भी, जहां न्याय व्यवस्था ऐसा लगता है कि कहीं आसमान से टिकाई हुई है और उनकी किसके प्रति जवाबदेही है ये भी निश्चित नहीं है। जब न्याय व्यवस्था नौकरों के द्वारा चलाई जा रही हो, वो चाहे सरकारी नौकर हो, तो आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो जनता के प्रति समर्पित होंगे? सांसद तो तब भी जनता के डरते हैं या जनता को मानते हैं। न्याय व्यवस्था में बैठे हुए लोग शायद वो भी नहीं डरते। सारे लोग 60 साल में रिटायर होते हैं, वो 65 और 70 में भी रिटायर होने की सोचते हैं। वो चाहते हैं कि आए लोग और माय लॉर्ड कहकर उनको संबोधन करें, भगवान की तरह माने उन्हें। उनके वकील उनको ताकत देते हैं। अगर इस पूरे परिवेश को पढ़ें गांधी जी के हिंद स्वराज में, तो उन्होंने बहुत अच्छा खाका खींचा है कि आज की जो मौजूदा न्याय व्यवस्था है उसमें वकील और न्यायाधीश ये कजन्स हैं जो एक दूसरे को ताकत देते हैं। और पहले तो उनके हरकारे होते थे जो ग्राहक लेके आते थे, वो भी उनके रिश्तेदार हैं। तो ऐसी न्याय व्यवस्था जो राष्ट्र के सबसे सम्मानीय व्यक्ति जो आज है उन्होंने नकारा हो,
आज कैसे ठीक हो सकती है? भ्रष्टाचार उन्मूलन तो एक दूसरी बात है। जो महत्वपूर्ण चीज है वो न्याय व्यवस्था में सुधार की या पूरी तरह से भारतीय जनमानस के दशा और दिशा या उसके जो जीवन चल रहा है उसके हिसाब से उसको लिखा जाना जरूरी है। कहते हैं कि जिसकी शासन होता है, जिसकी सरकार चलती है, उसका सिक्का चलता है। उल्टा कहें तो जिसका सिक्का चलता है उसकी सरकार चलती है। जिसके नियम और कानून चलते हैं उसकी सरकार होती है। तो आज अगर अंग्रेजों के चलाए हुए नियम आज भी चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं से अपरोक्ष रूप से या परोक्ष रूप से हम स्वतंत्र नहीं हुए। ऐसे में आज अगर हम चर्चा भ्रष्टाचार उन्मूलन की करते हैं तो उससे भी प्रारंभिक चर्चा अपनी स्व के नियमों की जरूरत है। जब हमारी ताकत ही नहीं है तो आचरण भ्रष्ट है, सीधा है, ये कैसे आप जज करेंगे? ये तो द्वितीय प्रश्न हो गया। प्राथमिक प्रश्न तो ये हुआ कि आप अपने नियम बना पाए कि नहीं। अगर आप में अपने नियम बनाने की सामर्थ्य, साहस और पहल है तो जब आप बनाएंगे तो शायद पहले ही आपका आचरण ठीक होगा, उन्मूलन की जरूरत नहीं होगी। आपका आचरण ही शुद्ध होगा, पवित्र होगा। जब आचरण ही भ्रष्ट नहीं होगा तो उन्मूलन की बात ही नहीं आएगी। आप अपने घर में अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से या पति से आचरण अगर भ्रष्ट तरीके से करते हैं तो आप सुख से नहीं रह पाते हैं। सामान्यतः अपने घर में लोगों का अपने रिश्तेदारों के प्रति चाहे भ्रष्ट आचरण हो भी, लेकिन जो एक समूह में रहते हैं, पति पत्नी बच्चों के प्रति, माता पिता के प्रति आचरण भ्रष्ट नहीं होता, तो वहां उन्मूलन की बात नहीं आती। तो जहां प्यार है, जहां आप में अपनापन है, जहां उसको आप अपना समझते हैं, वहां आपका आचरण अपने आप परिमार्जित हो जाता है, अपने आप स्वतः ही शुद्धिकरण की ओर बढ़ जाता है। तो पहले आप अपने देश को अपना समझें, अपने देश में अपने नियम बनाएं। जब हम ऐसा कर सकेंगे तब भ्रष्टाचार उन्मूलन की बात न करके आचरण शुद्धिकरण की बात करेंगे, आचरण की शुद्धता की बात करेंगे। तब हम ऐसे चेक्स एंड बैलेंसेस को शुरू से ही रखने की प्रक्रिया डालेंगे कि जिससे बच्चे नीति का सम्मान करें, नीति का पाठ पढ़ाया जाए। आज तो स्कूलों और कॉलेजों में नीति की शिक्षा ही नदारद कर दी गई है। आचरण कैसा हो ये मतलब ही नहीं है। दूसरा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो नुकसान हुआ है, न केवल विकासशील देशों में बल्कि विकसित देशों में भी, कि जो साइंस आया है, जो विज्ञान जो हिंदी में कहते हैं, अगर साइंस को अंग्रेजी में देखें, वर्ड शब्द के विन्यास को, तो ये शब्द कॉन्साइंस से लिया गया है। कॉन्सियंस, कॉन्सियंस मीन्स you have wisdom, you have knowledge, what is wrong, what is right. तो कॉन्साइंस में यह था कि क्या सही है क्या गलत है ये जांचने का, और साइंस में से आपने कौन निकाल दिया, ये जांचने परखने की सामर्थ्य नहीं है, सही क्या है गलत क्या है। तब साइंस केवल एक सूचना हो गई है, एक बुद्धिमत्ता रह गई जिसमें अच्छे बुरे का ज्ञान ही नहीं। उसके पलट भारत में और चीन में भी, कोरिया जापान में भी एक तो ज्ञान था जिसमें अच्छे बुरे का समझ थी। उसके बाद उस ज्ञान को जब आप रियलाइज कर दें, जब अनुभव में आपकी आ जाए, तब वो विज्ञान बनता था, वो विशेष ज्ञान बनता था, उसको विज्ञान कहा।
तो ये जो साइंस और विज्ञान में अंतर है, ये मूलभूत रूप से ये आज की दिशा में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, जिसमें सूचना का बोलबाला है, जिसमें ये समझ का अभाव है कि सही गलत क्या है, अनुभव में आए हुए सही गलत को लेना तो दूसरी बात है। तब जो आप कह रहे हैं वो तो हो गया। तो एक अगर प्रयास करने की दिशा में है तो हमको अनुभवी लोगों को आगे लाना होगा, जिनको आज आप 60 साल में रिटायर कर देते हो, क्योंकि आपको नौकरों से सरकार चलानी है। इसलिए आप कहते हो कि वो जीत गया और उसको सरकार चलानी है। जब आपकी अपनी सरकार होगी या आप जिसको अपना कह सकेंगे, उसमें लोगों को हटाने की सुविधा तो होगी। अगर आज के दिन में हम रिश्वत लेने लगे तो जनता को हमको हटाने का अधिकार तो होना चाहिए, अगर हम उनका पैसे से तनख्वाह पा रहे हैं। लेकिन रखने का अधिकार भी उनको नहीं है सरकारी नौकरों को। एक अलग प्रक्रिया चल रही है, वो किसके प्रति जवाबदेह है? जबकि संसद और लेजिस्लेटिव असेंबली 5 साल के लिए, लेकिन सरकारी नौकर 60 साल तक रहते हैं और जज 70 साल तक रहते हैं, वो भी सरकारी नौकर। तो ऐसे में उम्मीद रखना बहुत ज्यादा है। हमें एक इंटीग्रेटेड एफर्ट्स लाना ही होगा, और चाहे वो धर्म उसमें आगे आए या अनुभव। लेकिन जहां तक मेरा अनुभव जाता है कि जिससे हम सबसे ज्यादा जुड़े हुए होते हैं वो धर्म है। तो धार्मिक केंद्रों को इसमें दिशा में सुधार लाने के लिए आगे आना होगा, चाहे वो चर्च हो, गुरुद्वारे हो, मस्जिद हो या मंदिर हो। उन्हें अपने समाज में उनके प्रभुत्व को मानने वाले लोगों में, प्रभुत्व नहीं कहें, उनका आदर करने वाले लोगों के समूह को आगे लाना होगा, कि जिससे एक ऐसा समाज बने जो अपने लिए खड़ा हो सके, नियमों के लिए खड़ा हो सके, जिसका अपना आचरण ठीक हो। क्योंकि अगर समाज में व्यक्तियों का आचरण ठीक हो जाएगा तो सरकार के चुने हुए बाशिंदे भी तो समाज से ही आएंगे। बाशिंदे गलत चुन लोगे और फिर सोचोगे कि समाज ठीक हो जाएगा, तो ये सोच ठीक नहीं बैठती। इसलिए मेरा जहाँ तक पिछले कई वर्षों में सोच का अनुभव जाता है कि धार्मिक केंद्रों को, वरिष्ठ नागरिकों को आगे आना होगा एकजुटता से, और इसमें न केवल विकासशील देशों में बल्कि विकसित देशों में भी सुधार हो, इसकी कोशिश करनी है।